फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए आज फिर एक नया टॉपिक लेते हैं अपने वीडियो में। और आज का टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले जयपुर से मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका स्वागत करती हूँ और थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं हमेशा एक नया टॉपिक लेकर के आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए। वैसे भी वीडियो का जो मेरे चैनल का टैग है वो है ही लेट्स मेक द स्टडी इंटरेस्टिंग। तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक नया टॉपिक कवर करते हैं। जैसा कि अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी इस समय कवर कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम कहते हैं ये शून्य है, ये व्यर्थ है ना? तो अब देखिए, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है कि सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईसीए 1872 का। और सेक्शन 10 ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared to be void। अगर वो void नहीं डिक्लेयर किए गए हैं और इसके अलावा वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट पार्टी है, कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, लॉफुल है, सारी चीजें फ्री कंसेंट है, तो सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ये सेक्शन 10 ने कहा है। तो अब आगे बात करते हैं। हम कहते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नल एंड वॉइड। उसको क्लियर कहा जाता है नल एंड वॉइड। तो आपको ये दो शब्द समझ में आने चाहिए कि नल किसको कहते हैं और वॉइड किसको कहते हैं। तो देखिए, नल होता है नथिंग, जिसमें कुछ भी ना हो, नथिंग टू बी प्रोसीड, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए नहीं हो। और वॉइड होता है समथिंग एम्प्टी, कोई चीज रह गई है ना? तो नल एंड वॉइड इसे कहा जाता है कि जब कुछ भी आगे करने के लिए ना रह जाए और उसमें कोई ना कोई चीज की कमी हो, कुछ खालीपन हो, इसी को बोलते हैं नल एंड वॉइड। एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माने गए हैं उनके आगे कई बार आप ये वर्ड सुनोगे एब इनिशियो। मैंने लिखा है नल एंड वॉइड एब इनिशियो। और एब इनिशियो का मतलब मैं वैसे भी आपको हर टॉपिक वीडियो में बता रही हूँ, मैं फिर से बताती हूँ। एब इनिशियो जो हमारा फ्रेंच वर्ड है, कई ऐसी टर्म्स है जो हम फ्रेंच टर्म से हमारे लॉ में ले रखे हैं और उन्हें हम उसी तरह से हम उस तरह से याद कर रहे हैं और समझ रहे हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही नल एंड वॉइड है उनको हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नल एंड वॉइड हैं, तो देखो बहुत सारे सेक्शन मैंने यहाँ सामने लिखे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये सारे सेक्शंस याद कर पाओ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ सेक्शंस तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे फ्री कंसेंट से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो सेक्शन नंबर जो 20 है वो फ्री कंसेंट का है। सेक्शन नंबर 11 है जो वो इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो माइनर और मेजर वाला मामला है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो ये 26, 27, 28, 23 से 25 के अलग अगर ऑर्डर से भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो रह जाएंगे। मेरा आपको सजेशन है, अगर सेक्शन सही याद हो तभी आंसर में कोट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पर अगर अपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के आंसर को मजबूत बनाना है और इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि मैं इसे अटेंड करूं, तो आपको इसके सेक्शन याद कर ही लेने चाहिए, लेकिन सही याद करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको वॉइड माना गया है। तो सेक्शन 11 कहता है इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज में से कोई भी एक इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब है उसके लिए लायक नहीं है, तो ऐसे में माना ये जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। तो अब आप ये जो इनकॉम्पिटेंसी वाला मैंने आपको बताया था, तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है माइनर, एक होता है आपका जो अनसाउंड माइंड, ठीक है, और एक होता है आपके डिक्लेयर्ड एज डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे कोई फॉरेन एनिमी के साथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, कोई अपराधी के साथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो शुरू से ही माने जाएंगे कि ये वॉइड है, क्योंकि हम ये बात मानते हैं किसी अपराधी के साथ या किसी देश के दुश्मन के साथ आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक तरह से लॉ के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि सेक्शन 11 क्या कहता था। एक और चीज है सेक्शन 20, वो मिस्टेक को कहता है। जब हमने मिस्टेक के लिए फ्री कंसेंट वाला टॉपिक किया था तब उसमें मैंने बताया था कि पांच तरह की चीजें हैं जो सेक्शन 14 ने कहा है कि कब कंसेंट फ्री नहीं मानी गई है। तो पांच बातों में से अगर कोई भी एक बात होती है तो कंसेंट फ्री नहीं मानी गई है, जैसे कॉजन,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, ये वो बातें हैं। तो मिस्टेक का जो सेक्शन है वो है 20। और मिस्टेक मैंने आपको बताया था, मिस्टेक होती है दो तरह की, मिस्टेक ऑफ जो कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर की भी हो सकती है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई थी मिस्टेक, ये कहता है अगर भूल लॉ से संबंध में हो या किसी फैक्ट के संबंध में। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्ट का मतलब यानी सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा फैक्ट नहीं जिसका कोई फर्क ना पड़ता हो, इतना इंपॉर्टेंट ना हो। तो एक है कि मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। तो अगर मटेरियल फैक्ट हो या लॉ के संबंध में कोई हो, अब लॉ में भी मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था कि मिस्टेक ऐसा लॉ की होनी चाहिए, वो लॉ हमारे भारत में लागू होना चाहिए। अगर ऐसे लॉ के संबंध में कोई मिस्टेक हुई हो जो लागू ही नहीं है इंडिया में, तो फिर वो मिस्टेक ऑफ लॉ ना मान करके मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन जाएगा। ये मैंने मेरे वीडियो में क्लियर बताया है जो फ्री कंसेंट का है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मिस्टेक क्या है। अब आगे बढ़ते हैं 23 से 25 का जो सेक्शन है, 23, 24 और 25, वो ये कहता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन होगा तो वो भी ये माना जाएगा कि ये वॉइड है, यानी आप कंसिडरेशन जो है वो क्लियर ही नहीं करते हैं, अनलॉफुल है या फिर वो लॉ के विपरीत जा रहा है, उसको कहते हैं ये अनलॉफुल है। किसी की प्रॉपर्टी को या किसी की लाइफ को डैमेज करने के संबंध में अगर आप किसी को कंसीडर कर रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो, तो ये माना जाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का किसी को परमिशन नहीं दिया है कि आप किसी की संपत्ति को या किसी की जिंदगी को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन 26 है वो कहता है रिस्ट्रेंट टू मैरिज। एक खास बात है, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब है किसी की शादी में आप दखल नहीं दे सकते, बाधा नहीं पहुंचा सकते। अब यहाँ आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, हमारे इंडियन लॉ ने ये कहा है कि शादी के लिए बॉय की जो एज है वो 21 ईयर्स है और जो गर्ल की एज है वो 18 ईयर्स है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एज वाइज ये लोग कम हो तो हम ये मानेंगे कि ये बाधा डाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की एज कंप्लीट हो गई है, लायक हो गए हैं वो शादी के, अब आप यू आर नॉट सपोज टू रेस्ट्रेन द मैरिज, अब मैरिज में आप बाधा नहीं डाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं मैरिज के संबंध में कि अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, यानी किसी टाइम पीरियड के लिए 2 साल के लिए मैं तुमसे शादी करता हूँ या 3 साल के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, समझ रहे मेरी बात, ऐसी मैरिजेस को भी वॉइड माना गया है, ये मैरिज में बाधा पहुंचाने वाले काम माने गए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैरिज में बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती, ऐसे ही किसी के व्यापार करने के संबंध में कोई भी व्यक्ति दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसा सेक्शन 27 कवर करता है। तो 27 ने ये कहा कि किसी के व्यापार में आप बाधा नहीं पहुंचा सकते जी, बिल्कुल। अगर एक और चीज मान लीजिए, अगर आप किसी एनिमी के साथ में व्यापार कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार बोल सकती है कि आप एनिमी के साथ में व्यापार नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापार में बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, लेकिन व्यापार अगर विदेशी दुश्मन के साथ हो तो बिल्कुल बाधा पहुंचाई जा सकती है। ठीक बात है, क्योंकि आपको मालूम है इट इज डिक्लेयर्ड एज वाइड क्लियरली। तो ये 27 कवर हो जाता है। अब 28 भी कुछ ऐसा ही कहता है, किसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई लॉ अपना प्रोसीडिंग्स कर रहा है, अपनी कार्यवाही कर रहा है, उस कार्यवाही में वो आप कोई बाधा या व्यवधान नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसा सेक्शन 28 कवर करता है। ठीक बात है, तो ये लॉ प्रोसीडिंग हो गया। अब आगे की बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन हो, जिनका मीनिंग ही अनसर्टेन हो, ऐसा सेक्शन 29 कहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माने गए हैं। अब एक बात बताइए, जैसे शोरूम में एक कार है और उसकी कीमत के लिए ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर मॉडल की जो कार है वो 2 लाख और 3 लाख रुपए की है। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि 2 लाख की है या 3 लाख की है, क्योंकि एक आदमी कैसे अपना निर्णय लेगा कि मैं वो कार लूं या नहीं लूं, क्योंकि 2 लाख और 3 लाख बहुत अलग अलग बातें हो जाएंगी, या तो 2 लाख हो या 3 लाख हो। तो ये जो अनसर्टेन है, अनिश्चितता आ रही है ना, इसी को कहा गया है कि अगर उसके मीनिंग में अनसर्टेनिटी होती है या अनक्लैरिटी होती है, उसको ये कहा गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड माने जाएंगे, और ये सेक्शन 29 ने कवर किया था। अब बात करते हैं 30 की, वैगर। आपको मालूम है वैगर क्या होता है? वैगर होता है बाजी। बाजी के जो ठहराव होते हैं, ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जिनको हमने माना गया ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट माने गए हैं, और इन एग्रीमेंट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी तो है इनकी, लेकिन
इसको वॉइड इसलिए माना गया क्योंकि इसमें ये चीजें क्लियरली डिक्लेयर है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये एग्रीमेंट माने गए हैं, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट होगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब वैगर क्या होता है? वैगर होता है बाजी का ठहराव। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये गैम्बलिंग है और एक तरह से ये अज्यूम या गैस के ऊपर आधारित होता है, यानी अनुमान का ऊपर आधारित होता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। यदि ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें ये दूंगा और तुम मुझे ये दोगे, इस तरीके से, यानी एक का नुकसान और दूसरे का फायदा होता है। तो ये एक तरह से गैम्बलिंग होता है और ये एक तरह से अनसर्टेन वेंचर होता है। ठीक है, और ये होता है फ्यूचर ऑकरेंस के संबंध में होता है। जैसे अगर मौसम कहता है कि आज बारिश होएगी, अगर बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, आप समझ रहे हैं? तो अब बारिश होना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर जब मैं रुपए 100 दूंगा तुमको तो मेरी तरफ से 100 रुपए कम हो जाएंगे और आपके पास 100 रुपए आ जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा नुकसान और आपका फायदा। और अगर बारिश नहीं होती है तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। आ रही बात समझे? तो एक का फायदा और दूसरे का नुकसान हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑकरेंस, किसी भी भावी घटना के आधार पर। उम्मीद कर रही हूँ आपको बाजी के ठहराव समझ में आ रहे होंगे। तो बाजी के ठहराव की दो चीजें आप एक तो याद रखेंगे, एक तो होता है फ्यूचर ऑकरेंस यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर होगा, और दूसरा ये जुए पर आधारित ऐसी बात होगी जिसमें एक का नुकसान होगा तो दूसरे का फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक पार्टी को नुकसान या फायदा होगा, अगर एक को नुकसान है तो दूसरे को फायदा जरूर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा गया है वैगर के लिए सेक्शन 30 है, और अगर वैगरिंग के कोई भी एग्रीमेंट हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के आधार पर जो होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिसको कहते हैं ये एक भ्रम है, एक मिराकल होता है, उसका आधार पर जो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी यही माना जाता है कि ये इम्पॉसिबल होती हैं चीजें। ठीक है, अब आगे की बात बताती हूँ। इन दोनों में कुछ एक डिफरेंस होता है। वैगर और कंटिंजेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, कई बार एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है। तो एक बात याद रखेंगे कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी रेसिप्रोकल नेचर के नहीं होते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब है एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा, जबकि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रेसिप्रोकल नेचर के होंगे, स्ट्रिक्टली रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि अनसर्टेन इवेंट होती है, लेकिन जो वैगरिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट द सोल कंडीशन, यही एक खास इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, और जबकि कंटिंजेंट में कोई अनसर्टेन इवेंट को कोई खास केवल सोल कंडीशन नहीं होती, इसके अलावा भी कोई दूसरी शर्त हो सकती है। एक बात खास है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड नहीं होते हैं, जबकि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड माने जाएंगे। इसमें जो पार्टीज का इंटरेस्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है। ठीक है, जबकि ये कहता है वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये जस्ट गेम ऑफ चांस होता है, यानी एक मौके की खेल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर इवेंट की। बात करें तो ये इंसिडेंटल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और जबकि ये कहता है जबकि जो वैगरिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक मेन खास बात है, डिटर्मिनेंट फैक्टर ही यही है कि वो फ्यूचर में घटना होनी चाहिए, तभी एक का नुकसान और दूसरे का फायदा होगा। तो इस तरह से वैगरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनका अंतर भी कई बार पूछ लिया जाता है। मैंने इसके साथ ही आपको ये चीज बता दी, जैसे मैंने लास्ट में भी लिखा था कि मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ, तो मैंने यहीं पे वैगरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बता दिया है। अब एक सेक्शन, अच्छा कंटिंजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 36 सेक्शन और 56 सेक्शन में कवर किया गया है। एक और चीज बात है, 57 कहता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसका कुछ ना कुछ इलीगल चीज के आधार पर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल है, उस आधार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। जैसे ये कहता है किसी को मारने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया, आपको मैं बता दूं, जैसे ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कहते हैं इसको, हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है हमारे आई ऑफ लॉ है, हमारे कानून की जो नजर है उसमें तो इसको क्राइम माना गया है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसी को मारने के लिए आप अनुबंध साइन करते हैं या एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वादा करते हो कि मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, तुम मुझे इस लिए काम कर दो, सुपारी दे देना टाइप बोलते हैं जो देसी भाषा में, वो सब हम बोल रहे हैं भले कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारे कानून की निगाह में ये एक क्राइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, और ऐसा सेक्शन 57 कवर करता है। अगर इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल नॉलेज दे दिया है
सेक्शन 10 से कवर करते हुए 10, 11, 20, 23 से लेकर के 30, फिर 36 और 56 एंड 57 ये सारे जो सेक्शंस है आईसीए 1872 के, ये कवर करते हैं हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आपके रिलेवेंट जो वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली।